हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जो है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तीता। इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है। आज के इस वन शॉट वीडियो में हम सभी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं सच में एक अच्छा नंबर लाना, जो चाहते हैं कि पेपर में हम भी अच्छा नंबर लाए, पेपर में प्रत्येक प्रश्नों को हम सॉल्व करें, तो वो मैं कहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक आपको देखना है। और केवल देखना ही नहीं है दोस्त, आपको इन सभी प्रश्नों को समझते हुए, सीखते हुए प्लस नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है। समझ तो रहे हो ना? चलिए जी, तो आइए अब एक एक करके हम प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे प्रश्न आता है, सबसे पहला हमारे यहाँ पे प्रश्न आता है कि डोबेराइन का त्रिक नियम, डोबेराइन का त्रिक नियम बताइए और इसकी सीमाएं लिखिए। अब डोबेराइन का त्रिक नियम क्या होता है और इसकी सीमाएं क्या होती है, इसकी कमियां क्या होती है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे। आपको सबसे पहली बात मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है जी। ये सभी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, या तो 3 नंबर में या मोस्टली मैं कह सकता हूं 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट तैयार हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं और समझिएगा, ठीक है। डोबेराइन का त्रिक नियम हमें समझना है। तो डोबेराइन ने अपने त्रिक नियम में हमें क्या बात बताया, तो यहां पे हम डोबेराइन का त्रिक नियम हमने लिख दिया है। हेडिंग सबसे पहले डालेंगे और फिर हम एक बार पढ़कर आपको सुना रहे हैं क्या इन्होंने बताया है। ध्यान से सुनेंगे ना तो सब समझ में आएगा, इसमें कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, केवल समझेंगे तो सब समझ में आएगा। यहाँ पे डोबेराइन ने हमें ये बात बताया कि एक जर्मन रसायनज्ञ थे। कौन? डोबेराइन जो थे वो जर्मन के वैज्ञानिक थे। तो जर्मन रसायनज्ञ, इनका टोटल नाम था योहान डोबेरेनर, ठीक है। तो योहान डोबेरेनर ने सन 1829 ईस्वी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। मतलब डोबेराइन जो नामक वैज्ञानिक है, डोबेराइन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने किसमें, उन्होंने 1829 ईस्वी में जितने भी तत्व ज्ञात थे, तो तत्वों को इन्होंने क्या किया, तत्वों का वर्गीकरण किया। और किसके आधार पर? तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या किया, वर्गीकरण किया जी, वर्गीकरण किया, ठीक है। तो इस बात को आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या हमने बताया कि 1829 ईस्वी में, ठीक है, डोबेराइनर नामक, डोबेरैन जो डोबेरेनर है, डोबेरेनर ने क्या किया 1829 ईस्वी में तत्वों का परमाणु, तत्वों जितने भी तत्व थे तो तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास किया। वर्गीकरण मतलब होता है तत्वों को बांटने का प्रयास किया, ठीक है। तो आप सबसे पहले यही बात बताएंगे कि जर्मन रसायनज्ञ डोबेरेनर ने सन 1829 ईस्वी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। अब परमाणु द्रव्यमान क्या होता है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जैसे अभी हम लिखते हैं कि 8, 18, 8, 16 ऐसे लिखते हैं ना। ऑक्सीजन है, इसका परमाणु क्रमांक 8 है और ऊपर वाला जो है वो 16 है। तो नीचे जो ऊपर होता है ना, यही हमारा परमाणु, परमाणु क्या है, द्रव्यमान है। इसी को परमाणु भार भी कहते हैं। और जो ये नीचे है ना, इसको हम कहते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो जब परमाणु द्रव्यमान हमें 1829 ईस्वी में हमें परमाणु द्रव्यमान के बारे में जानते थे, परंतु उस समय पर हम परमाणु क्रमांक के बारे में खोज नहीं हुआ था, परमाणु क्रमांक के बारे में हम नहीं जानते थे, ठीक है। ये भी बात आपको याद रखना है। तो इसलिए डोबेराइनर जो नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने 1829 ईस्वी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, जर्मन रसायनज्ञ योहान डोबेराइनर ने सन 1829 ईस्वी में
तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे कि इन्होंने जो अपना ये जो नियम दिया है ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर दिया है। अब इन्होंने क्या बातें हमें बताई वो हम आपको बता देते हैं। इन्होंने अपने नियम में क्या बताया, इन्होंने हमें बताया कि कुछ तत्वों को ध्यान से समझेंगे, कुछ तत्वों को तीन तीन के समूह में इस प्रकार रखा जाए कि मध्य तत्वों का परमाणु जो द्रव्यमान जो होगा वो पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर होगा। मतलब इन्होंने हमें ये बताया कि तीन तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, तीन तीन तत्वों को एक से एक समूह में हम रखते हैं, ठीक है। इन्होंने हमें ये बात बताया कि मान लेते हैं तीन तत्व हैं, जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट हम यहाँ पे तत्व लिख देते हैं, ये फर्स्ट हमारा तत्व हो जाएगा, समझिएगा, ये हमारा फर्स्ट तत्व, ये हमारा यहाँ पे मान लेते हैं ये सेकेंड तत्व है, दूसरा तत्व यहाँ पे हम रखेंगे इस लाइन में, ये हमारा सपोज दैट ये तीसरा हमारा तत्व है, इसको तीसरे लाइन में हम रखेंगे, और औसत यहाँ पे औसत हम निकालेंगे, औसत, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा त्रिक, ठीक है। अब बात को बाबू समझिएगा, त्रिक नियम में हमें क्या बात बताया गया, मान लेते हैं सपोज दैट ऐसा हम मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं सबसे पहले क्षारीय धातु ले लेते हैं, मान लेते हैं हम क्षारीय धातु ले लेते हैं, वैज्ञानिक ने जो डोबेराइनर है इन्होंने सबसे पहले क्षारीय धातु लिया, क्षारीय धातु मतलब इन्होंने तीन तत्वों को लिए, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ तत्व को तीन तीन के समूह में इस प्रकार रखा जाए, तो एक तीन तीन के समूह में हमें तत्वों को रखना है। तो ऐसे मान लेते हैं हमने तीन तत्व ले लिया, एक हमने लिथियम ले लिया Li, जिसका परमाणु भार होता है 7, ठीक है। ऐसे ही हमने ले लिया सोडियम, जिसका परमाणु भार होता है 23, और ऐसे ही हमने ले लिया पोटेशियम, जिसका परमाणु भार होता है 29। तो देखिए तीन तत्व हमने ले लिया है, तो इन्होंने यही हमें कहा ना कि किसी भी तत्वों को तीन तीन के समूह में इस प्रकार रखा जाए कि मध्य वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, मध्य वाले तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो पहले और तीसरे, पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत मतलब आधे के बराबर होगा। औसत के क्या होगा, ये जो 23 है ना ये औसत के बराबर होगा, यही बात कहा गया। तो देख लेते हैं हम औसत इसका निकाल कर, तो ये 7 और 39 कितना हो जाएगा जी, 46 हो जाएगा बटे 2, और 2 से अगर 46 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे यही बात कहा गया कि डोबेराइनर ने हमें ये बात बताया कि किसी भी तत्वों को तीन तीन के समूह में इस प्रकार रखा जाए कि मध्य वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। तो इनका औसत निकालते हैं तो जितना आया ये 23, वो औसत के बराबर है कि नहीं है जी, ये 23 के ही तो बराबर है। तो यही बात तो हमें कहा गया कि कुछ तत्वों को तीन तीन के समूह में इस प्रकार रखा जा सकता है कि मध्य वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, कि मध्य वाला मतलब बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत होता है, पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत के बराबर होता है। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। तो यही औसत हमने कैसे निकाला, तो पहले और तीसरे इन तीनों को हमने क्या कर दिया, जोड़कर इनका आधा कर दिया, तो क्या आ गया 46/2 आया है, और इसको करेंगे तो ये 23 हमारा आ जाएगा। तो 23 जो हमारा आया, ये 23 क्या है जी, 23 ये हमारा दूसरा तत्व का है। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगला हमारा आता है क्षारीय धातु, अगला दूसरा हमारा आता है जो है क्षारीय पृथ्वी धातु। क्षारीय पृथ्वी धातु है। अब इसका देखिए पहला तत्व, दूसरा तत्व और तीसरा तत्व। पहला तत्व है कैल्शियम जो है 40, दूसरा तत्व है Sr जो है 88,
और तीसरा हमारा है Ba जो है 137। अब देख लीजिए यहाँ पे ये सभी तत्वों का हमने परमाणु द्रव्यमान लिख दिया है और इसका वास्तव में स्कैंडियम का 88.5 होता है। ठीक है, तो हमें ये बात बताया गया कि किसी भी तत्वों को तीन तीन के समूह में इस प्रकार रखा जाए कि बीच वाले तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है, बीच वाले तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो क्या होगा, पहले और तीसरे, पहले तत्व और तीसरे तत्व के औसत के बराबर होगा। तो देख लेते हैं औसत निकाल के इनका। तो औसत देखेंगे तो 40 और 37 कितना हो जाएगा, 137। तो यहाँ पे सीधा हम देखें तो 4 3 7 मतलब 177 ये हो जाएगा, 177 हो जाएगा। अब बटे 2 हो जाएगा। अब 177 में 2 का भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा जी, 177 में 2 का भाग दे दीजिए तो 88.5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 88.5 दूसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बराबर है। तो यही तो बात कहा गया है कि किसी भी तत्वों को तीन तीन के समूह में इस प्रकार रखा जाए कि दूसरे कि हम ये कह सकते हैं बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। तो औसत जितना आया इसी के बराबर तो है। तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो यही बात इन्होंने बताया। अब इसका टोटल हम लिख देते हैं यहाँ पे। ये क्या है जी, 40 और प्लस 137 अब बाई 2, ये हमारा टोटल क्या हो जाएगा, 88.5 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्या है, ये था हमारा एग्जाम्पल डो बेराइनर के त्रिक नियम का। अब यहाँ पे याद रखेंगे इसकी सीमाएं। तो इसकी निम्नलिखित 3 सीमाएं होती हैं। सबसे पहला कि सभी तत्वों को त्रिक में नहीं रखा जा सकता, सभी तत्वों को त्रिक में नहीं रखा जा सकता। इसकी पहली ये कमी थी कि उस समय पर बहुत ही कम तत्व ज्ञात थे। अभी तो 118 तत्व हमें ज्ञात है, पता है हमें, बट उस समय पर वैज्ञानिकों को बहुत तत्व ऐसे थे जिनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो इसलिए धीरे धीरे जैसे ही क्या हुआ कि जो उस समय के भी तत्व थे ना, उसमें से बहुत सारे तत्वों को ऐसे रख रहे थे तो बहुत सारे तत्वों को ऐसा नहीं मिल रहा था, और कुछ तत्वों का ऐसा मिल जा रहा था जैसे डोबेराइनर ने बताया था। तो वही बात लिखा गया, सभी तत्वों पर त्रिक नियम लागू नहीं हो पा रहा था। पहली ये कमियां थी। दूसरी बात, केवल कुछ ही तत्व इस नियम का पालन कर रहे थे। जो उस समय पर ज्ञात तत्व थे उसमें से कुछ तत्व, मान लेते हैं अगर 50 है तत्व ज्ञात है तो 50 में से हमें मान लेते हैं 25-30 है जिस पर फॉलो कर रहा है और इस नियम का, और ऐसे हैं 15-20 जिसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे भी थे। अगले आगे आगे नए तत्वों की खोज होने लगा तो यह नियम पूरी तरीके से फ्लॉप चला गया, फेल हो गया जी। तो इसको आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी, तो ये था हमारा सबसे पहले डो बेराइनर का त्रिक नियम जिसको हमने समझाने का प्रयास किया है। देखिए बहुत ही आसान भी हम कह सकते हैं कि नियम नहीं है, और ना ही हम कह सकते हैं बहुत हार्ड नियम है, बशर्ते आप कितना अच्छे से उसको समझ रहे हैं ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए जी, ये सभी इंपॉर्टेंट है नियम, इसको बार बार आप ट्राई कीजिएगा याद करने का, रिवीजन करने का। विदाउट रिवीजन आपको कभी दिमाग में नहीं बैठेगा। अगला हमारा आता है, अगला हमारा दूसरा जो क्वेश्चन आता है, दूसरा दूसरा हमारा जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए। क्या कह रहा है, न्यूलैंड का अष्टक नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। अब ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। अब न्यूलैंड नामक एक वैज्ञानिक है, उन्होंने अपना अष्टक नियम दिया है। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी तत्वों का वर्गीकरण किया। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण किए। अब किसके आधार पर, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही इन्होंने भी वर्गीकरण किया है, जैसे अभी डो बेराइनर ने किया था। तो वही बात हमने पहले लिखेंगे कि ब्रिटिश रसायनज्ञ, अब ये ब्रिटिश रसायनज्ञ है, ब्रिटिश के रसायन के वैज्ञानिक है। तो ब्रिटिश रसायनज्ञ जिनका पूरा नाम है J.A. न्यूलैंड, तो ब्रिटिश वैज्ञानिक जो J.A. न्यूलैंड है, उन्होंने 1864 ईस्वी में तत्वों का उनका तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्रमबद्ध किया।
मतलब इन्होंने ये किया ना कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा। जैसे किसी का परमाणु द्रव्यमान है 2, अब किसी का है 3, किसी का है 5, किसी का है 7, किसी का मान लेते हैं 8 है, किसी का मान लेते हैं 11 है। तो इस तरीके से परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में क्या इन्होंने तत्वों को रखा, किसके आधार पर? परमाणु द्रव्यमान के, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। तो सीधी बात है, न्यूलैंड जो है हमारा जे ए न्यूलैंड वैज्ञानिक है, इन्होंने 1864 ईस्वी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए में रखा, या बढ़ते हुए क्रम में क्रमबद्ध किया, एक तरीके से सजाया। ठीक है, तो सजाने के बाद क्या इन्होंने बताया? इन्होंने हमें ये बात बताया, यही हमारा मेन है। उन्होंने पाया कि जब इन्होंने तत्वों को एक बढ़ते हुए क्रम में इस तरीके से रखा, ठीक है, जब इन्होंने तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार रखा, ठीक है, इस प्रकार इन्होंने रखा, तो इन्होंने एक क्या पाया? इन्होंने पाया कि कुछ ऐसे तत्व हैं, इन्होंने पाया, देख लीजिएगा, इस तरीके से हम आपको थोड़ा बता दे रहे हैं इन्होंने क्या पाया है। जब इन्होंने जब इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के, किसके आधार पर? द्रव्यमान तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में एक तरीके से क्रमबद्ध किया, मतलब बढ़ते हुए क्रम में रख दिया पूरी तरीके से। तो इन्होंने पाया इन्होंने पाया कि कुछ तत्व, इन्होंने पाया क्या? कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो क्या होता है? तो प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुण वाले होते हैं। तो अगर हम तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व कौन होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो प्रत्येक जो आठवां तत्व है वो पहले तत्वों के गुणों में समान होगा। मतलब ये बात बताया गया कि जो सोडियम का गुण होगा ना, वही लिथियम का भी गुण होगा। ये दोनों गुण, लगभग दोनों तत्वों का गुण एक समान होगा। फिर यहां से अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये हमारा 8 नंबर आ रहा है। तो आठवां जो तत्व होगा वो पहले तत्वों के समान होगा, मतलब सोडियम का जो गुण होगा वही पोटेशियम का भी गुण होगा। बात आप समझ रहे हैं? तो ये बात हमें बताया गया कि किसी भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक आठवां तत्व अपने पहले वाले तत्वों के गुणों में समान होंगे। प्रत्येक आठवां तत्व अपने पहले वाले तत्वों के गुणों में समान होंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। तो ये बातें बताई गई। जैसे इन्होंने ये बताया कि मान लेते हैं, ये हम स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं ये यहां से अगर हम स्टार्ट करें तो ये कार्बन बोरान है, ठीक है, तो ये पहला तत्व मान लेते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, आठवां यहाँ पे एल्यूमिनियम आ रहा है। तो आठवां ये आ रहा है ना, तो एल्यूमिनियम का जो गुण होगा वो अपने पहले वाले तत्वों के गुणों में समान होगा। जो एल्यूमिनियम का गुण होगा ना वही बी का भी गुण होगा। तो ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं, सीधी बात है। तो इसमें 7 स्वरों की बात हुई है। एक स्वर आप सुने होंगे, सारे गामा पादा नीसा, फिर नीसा के बाद फिर आता है सारे गामा पादा नीसा, फिर सारे गामा पादा नीसा, सा रे गा मा पा दा नी सा। 8 गुण यहाँ पे आते हैं, देख लीजिए, सा रे गा मा पा दा नी सा के बाद फिर आ रहा है ना सा रे गा मा पा दा नी सा। तो 8 इसमें स्वर है ना, तो वही बात यहाँ पे बताया गया है कि इस नियम को हम अष्टक नियम कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यह संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा दा नी, सा रे गा मा पा दा नी, और नी के बाद फिर आता है सा,
सारे गामा पादा नी सा, सारे गामा पादा नी सा। तो सातवें के बाद जो आठवां आता है वो पहले वाले के ही बराबर हो जाता है। तो ऐसे ही इस तरीके से आठों स्वर पहले जैसे होते हैं। आठवां जो स्वर होगा वो पहले जैसे स्वर के जैसा ही होगा। तो यही बात हमें बताया गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही हमें बात बताया गया कि किसी भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के, किसी भी तत्वों को द्रव्यमान के उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए, तो प्रत्येक आठवां जो तत्व होगा, प्रत्येक आठवां जो तत्व होगा वो पहले तत्वों के गुणों में समान होगा। ठीक है, प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्वों के गुणों में समान होगा। जैसे जो सोडियम है उसका गुण जो होगा वो लिथियम के गुणों से क्या होगा, समान होगा। तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे अब ये चीजें, ये आपको सब समझ में आ गया है। सब हमने बताया कि यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक जो आठवां तत्व है वो पहले तत्वों के गुणों में समान होंगे। ठीक है, यही सब बातें बताई गई है। एक्सप्लेन यहाँ पे हमने लिख दिया है, यदि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार रखा गया है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, तो ये हमने प्रूव भी किया है। स्क्रीनशॉट आप ले लें, इसमें कुछ नहीं है जी। तो हमने अच्छे से समझा ना कि ये न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है। अब इतना हमने ज्यादा एक्सप्लेन किया है कि प्रत्येक स्टूडेंटों को समझ में तो आ ही जाना चाहिए। इतना तो कोई मतलब इतना समय तो मुझे नहीं लगता कोई आपको देकर अच्छे से आप इतना समझाएंगे। और सब चीजें हम यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं ना क्योंकि आप यहाँ से अपना नोट्स भी बना सके। समझ गए हैं तो फिर आप इसको याद कर लें, नोट डाउन कर लेंगे। तो इसीलिए हम सब लिख कर लाते हैं, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं क्योंकि ये सभी चीजें आपको लिखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जब आपके एग्जाम में आएगा तो ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज हमसे पूछा गया है, इसकी सीमाएं, इसकी कमियां क्या हैं, तो कमियां भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है इसकी सीमाएं। अब इसकी कमियां क्या है, तो सबसे पहली कमी है ना, यह नियम केवल हल्के तत्व जैसे कैल्शियम तक लागू हुआ। यह नियम कैल्शियम मतलब परमाणु क्रमांक जो 20 है, 1 से लेकर 20 तक के तत्व है उन्हीं पर ये लागू हो पाया। उसके बाद वाले जितने भी तत्व है उस पर ये नियम फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। तो यह नियम हल्के तत्वों पर लागू हो पाया। अगली बात है, कैल्शियम के बाद के तत्व इस नियम का पालन नहीं करते हैं। जैसे जिसका परमाणु भार, जो परमाणु क्रमांक 21 है, 22 है, 23 है, वो सभी जो तत्व है इस नियम का फॉलो नहीं कर पाए। अगला आता है, नए तत्वों की खोज के बाद यह नियम असफल हो गया। बहुत सारे ऐसे नए नए तत्व खोज आने लगे जिसका ये पालन नहीं कर रहा था ये नियम। ठीक है, अगला आता है, इस नियम में तत्वों को जबरन फिट किया गया जिससे से क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। इस तत्वों में जो नियम है इसमें तत्वों को जबरन जबरदस्ती फिट कर दिया गया, बैठाया गया, जिससे ना क्रम जो है वो गड़बड़ हो गया, जो सिस्टमेटिक क्रम था वो गड़बड़ हो गया, बिगड़ गया। तो इसलिए ये नियम फ्लॉप हो गया, ठीक है, फेल हो गया जी। तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हमने 5-5 नंबर वाले दो इंपॉर्टेंट नियम को हमने जान लिया है। ठीक है, तो आपको भी आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आए होंगे, प्लस ये नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं। एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आज से रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारी स्टूडेंट है जो वीडियो देख रहे हैं, मुझे कभी भी डाउट आता है कि आपको समझ में आ रहा है जिस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप केवल हमें लिख दीजिएगा यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इतना दोस्त आप सभी लिख दीजिएगा, और जिनको इतना सब नहीं लिखना है वो केवल यस सर लिख देंगे।
तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये टोटल आप लिखेंगे तो और बेहतर रहेगा। जिनको थोड़ा टाइमिंग का इशू है या नहीं लिख पा रहे हैं तो वो इतना भी लिख देंगे, ठीक है ना। यस सर, जिससे कि मुझे थोड़ा डाउट है ना अंदर जो आ रहा है वो क्लियर हो सके कि आपको चलिए अच्छे तरीके से समझ में तो आ रहा है ना। अगर नहीं आ रहा है तो आप लिख दीजिएगा नो सर समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। बट मैं आशा करता हूँ जो स्टूडेंट फोकस के साथ समझ रहे हैं उनको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। आ रहे हैं ना। चलिए जी, तो अगला हमारा तीसरा आता है। तीसरा हमारा जो नियम है वो क्या है जी, मेंडलीव की आवर्त नियम लिखिए और इसकी सीमाएं लिखिए। अब मेंडलीव की आवर्त नियम ये भी हमारे 5 नंबर में पूछा गया है। आवर्त नियम मेंडलीव का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त नियम। अब एक रूसी वैज्ञानिक थे, देखिए वही बात हमने लिखा है, रूसी वैज्ञानिक दिमित्र क्या है, यहाँ पे इनका पूरा नाम है दिमित्र इवानोविच मेंडलीव, बट इनका शॉर्ट फॉर्म में हम मेंडलीव के नाम से हम जानते हैं। तो रूसी वैज्ञानिक थे मेंडलीव, इन्होंने सन 1800 मतलब 1869 में, ठीक है, ये 69 कहते हैं ना 69 को, तो ये 1869 ईस्वी में तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए नियम दिया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने नियम दिया मेंडलीव की आवर्त नियम। इसमें इन्होंने बताया कि रूसी वैज्ञानिक जो मेंडलीव है, इन्होंने 1800 क्या 1869 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। तत्वों को क्या किया है, वर्गीकरण करने का, वर्गीकरण करने का प्रयास किया है, मतलब तत्वों को बांटने का प्रयास किया है, ठीक है। अब किस आधार पर इन्होंने बताया, तो इन्होंने भी परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही इन्होंने बांटा है। परमाणु द्रव्यमान, इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर ही बांटा गया है, ठीक है। जो क्या है मेंडलीव है, तो यही बात लिखा गया है कि मेंडलीव नामक वैज्ञानिक ने 1869 ईस्वी में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है। और तत्वों को किस आधार पर किया है, तो तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने किया है। तो वही बात हमने लिखा है कि रूसी वैज्ञानिक जो मेंडलीव है, मेंडलीव ने सन 1869 ईस्वी में तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए यह नियम दिया है, ठीक है। तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए ही ये नियम दिया है। अब क्या इस नियम में बताया है, तो उन्होंने, अब देख लीजिए इस नियम के अनुसार हमें बताया है, उन्होंने लगभग 73 70 सॉरी 63 63 मतलब 63 तत्व, अभी 1800 जो 69 ईस्वी है इस समय पर कितने हमें तत्व पता थे, तो 63 तत्व हमें ज्ञात थे, पता थे। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने लगभग 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार क्रमबद्ध किया। इन्होंने 63 जो तत्व थे उनको परमाणु द्रव्यमान के अनुसार इन्होंने क्रमबद्ध किया, मतलब सजाया, ठीक है। और सजाकर क्या किया, और उन्होंने एक आवर्त समानता पाई। अब जब इन्होंने क्या किया, जब वो बहुत सारे तत्वों को इन्होंने लिया, बहुत सारे तत्वों को लिया और इस तरीके से क्रमबद्ध किया, मतलब इस तरीके से सजाया, बहुत सारे परमाणु क्रमांक इन्होंने परमाणु बहुत सारे तत्वों को लिया, इन्होंने बहुत सारे तत्वों को इस तरीके से लेकर, और इन्होंने क्या किया, बहुत सारे इस तरीके से तत्वों को लिए, बहुत सारे तत्वों को लेकर इन्होंने क्या किया, बहुत सारे तत्वों को इस तरीके से, बहुत सारे तत्वों को इस तरीके से लेकर रखा, किसके आधार पर, तो ये आप याद रखेंगे परमाणु द्रव्यमान। बहुत सारे तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार इन्होंने बढ़ते हुए क्रम में इस तरीके से रख दिया। तो जैसे ही इन्होंने तत्वों को रखा ना, तो इनको कुछ समानता दिखाई दी। वो समानता क्या, इनको एक आवर्त दिखाई, आवर्त समानता पाई, या कुछ इन्होंने समानता देखी। क्या इन्होंने समानता देखी, तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि इस नियम का कथन यही है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्तीय फलन होते हैं। मतलब सीधी बात है कि अगर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए,
तो समान गुण वाले तत्व एक नियत अंतराल के बाद बार बार आते हैं। मतलब इन्होंने ये कहा ना कि अगर हम मतलब किसी भी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण जो होता है वो उनका परमाणु द्रव्यमान के आवर्तीय फलन होते हैं। आवर्तीय फलन मतलब समझे कि किसी भी तत्वों का जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होगा, मतलब सीधी बात है किसी भी तत्वों का जो गुण होता है ना वो उसके परमाणु द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। समझ में आया? मतलब किसी का अगर हमें गुण पता करना है तो किससे पता करेंगे? कोई भी तत्व है तो किसी भी तत्वों का जो गुण होगा ना, किसी भी तत्वों का जो गुण होगा वो क्या होता है? वो उसके परमाणु द्रव्यमान के वो उसके परमाणु द्रव्यमान के वो उसके परमाणु द्रव्यमान के क्या होता है? आवर्तीय फलन होते हैं। मतलब किसी भी तत्वों का जो गुण होता है वो उसके परमाणु द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। जितना उसका परमाणु द्रव्यमान होगा उसी के अनुसार उसका गुण होगा। ये बातें इन्होंने कहा। तो किसी भी तत्वों का भौतिक गुण हो या रासायनिक गुण हो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्तीय फलन होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि अगर किसी भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया जाए तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद जो तत्व आएंगे उनका गुणों में समानता पाई जाएगी। जैसे इस तरीके से हम परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रख दिए तो यहां तक भरे, अब फिर यहां से अब यहाँ पे जगह आया तो यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो गुण होगा वो ही इसका गुण होगा। तो एक नियत समय अंतराल के बाद फिर जो तत्व आएंगे वो तत्व गुणों में समान होंगे। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया। अर्थात का मतलब होता है इसी का मतलब कि यदि अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में मतलब अगर तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाए, यदि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रख दिया जाए तो समान गुण वाले तत्व समान गुण वाले जो तत्व होंगे नियत अंतराल के बाद, नियत मतलब एक निश्चित समय अंतराल के बाद एक निश्चित समय पर बार बार आते हैं। तो एक निश्चित समय पर ये बार बार आ गए तो इनका गुणों में ये दोनों समान है। ये दोनों देखिए बार बार आए हैं, ठीक है, तो इन दोनों का गुण समान होगा, इन दोनों का गुण समान होगा, इन दोनों का गुण समान होगा, इसका भी गुण समान होगा। इसी तरीके से जो जो आएंगे ना वो सभी गुणों में समान होंगे। तो मैं आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो सीधी बात इन्होंने यही बात कहा। अगर आता है मेंडलीव की आवर्त नियम तो आपको ये टोटल एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर आप शॉर्ट में चाहें ना एक्सप्लेन करना कि मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए तो आप ये दो लाइन न लिखकर आप सीधा यहां से भी लिख सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक कि किसी भी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान मतलब किसी भी तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्तीय फलन होते हैं। इसका मतलब यही है कि किसी भी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में अगर रख दिया जाए तो प्रत्येक एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार वो क्या होंगे? रिपीट होंगे, बार बार आते जाएंगे। ठीक है, तो यही बात है जी। एक दो बार आप पढ़िएगा सब समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये कुछ बनाने की जरूरत आपको नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा आ जाता है। अगला आता है इसकी सीमाएं। अब इसके मुख्य बातें हैं, इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, इस नियम की कुछ मुख्य बातें हैं। तो ये क्या आप लिख सकते हैं कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा गया। ये तो अभी हमने बताया कि जो जो भी तत्व है उनको बढ़ते हुए क्रम में इस तरीके से रखा गया है, और वो भी किस क्रम में? तो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया है। जैसे कि लिथियम रख दिया गया, फिर सोडियम रख दिया गया, तो इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है, तो तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में मतलब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? दूसरी बात इन्होंने बताया कि जिन तत्वों के गुण समान थे उन्हें एक ही समूह में रखा गया। जिन तत्वों का गुण समान था उन्हें एक ही तत्वों में रखा गया। जैसे इस तरीके से ये हमारा दूसरा बॉक्स है, इस तरीके से ये हुए होंगे।
तो जिन तत्वों का गुणों में समान थे ना, जिन तत्वों के गुणों में समान थे, मान लेते हैं ये हमारा पहला तत्व है, मान लेते हैं लिथियम, और दूसरा हमारा तत्व है सोडियम। तो जिन तत्वों का गुणों में समान थे उन्हें एक ही समूह में रखा गया। नीचे जो ये पूरी लाइन जाएगी, ये पूरा जो समूह होगा वो एक समूह कहलाएगा। तो जिन तत्वों का गुण समान थे ना, उन्हें एक ही समूह में रख दिया गया। ऐसे पाया गया कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद फिर जो तत्व आ रहा है वो गुणों में समान है, इस तरीके से। फिर इन्होंने ये हमें बताया कि मेंडलीफ ने सारणी में कुछ स्थान खाली छोड़ दिए। मेंडलीफ बहुत दिमाग वाले थे। इन्होंने क्या किया कि अपने आवर्त सारणी में कुछ स्थान को स्पेस ऐसे ही खाली छोड़ दिए। खाली क्यों छोड़े जी? खाली इसलिए छोड़े क्योंकि इन्हें पता था कि अभी भी बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो ज्ञात नहीं है, जो आगे चल के ज्ञात होंगे। तो उनको जब ज्ञात होंगे तो हम इसमें फिट करने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कुछ तत्वों को, जगह को खाली रख दिया। तो यही बात इन्होंने लिखा है, मेंडलीफ ने सारणी में कुछ स्थान खाली छोड़ दिए ताकि भविष्य में खोजे जाने वाले तत्व वहां रखे जा सके। समझ के, ये भी दिमाग लगाए थे। अगली बात, मेंडलीफ की सारणी में 7 आवर्त 8 समूह थे। 7 आवर्त का मतलब ये होता है ना, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। 7 आवर्त का मतलब ये होता है कि इस तरीके से 7 बॉक्स हों। 1 2 3 4 5। अब कितने हो गए भैया? 1 2 3 4 5 6। एक और इसमें बढ़ा देते हैं, तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7। देख सकते हैं। तो ये हमारे एक, ये हमारा 7 आवर्त का मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। तो मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है इसमें क्या है? 7 आवर्त थे। और कितने समूह थे जी? तो 8 समूह थे। समूह मतलब ये होता है दोस्त, ये हमारा पहला समूह है, फिर ये हमारा तीसरा समूह, पांचवा समूह, नंबर 7। देख लीजिए इसमें हमारे 8 समूह, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे थोड़ा सा 6 के बाद यहाँ पे एक और इसमें कर देते हैं। 1 2 3 4 5, फिर 6 ये हमारा हो जाएगा, फिर ये हमारा 7 है, ये हमारा 8। तो सीधी बात है कि इस तरीके से जो रेखा होगी उसको हम आवर्त कहेंगे। तो आवर्तों की संख्या, मेंडलीफ की आवर्तों की संख्या 7 थी। और समूह कहेंगे, या इसे हम वर्ग भी कह सकते हैं। तो वर्गों की संख्या 8 होगी टोटल, या समूह भी हम इसको कह सकते हैं, वर्ग ना कहकर। तो ये आप याद रखेंगे, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 8 समूह थे या वर्ग थे। अगली बात, इसकी सीमाएं हमसे पूछी गई थी। एग्जाम्पल में ये आप देख सकते हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, इन सभी का गुण एक समान होगा। इसलिए ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार एक जैसे रिपीट होंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसकी सीमाएं क्या थी, इसकी कमियां क्या थी? तो सबसे पहली बात, सभी तत्व सही क्रम में नहीं रखे जा सके। सबसे पहली बात, सही क्रम में सभी तत्व नहीं रखे जा सके। जैसे CO है, Na है, Ti है, या आयोडीन है, ये सभी सही क्रम में नहीं रखे जा सके। दूसरी बात ये है कि आइसोट्रॉप के लिए जगह ही नहीं था। जब आइसोट्रॉप नए तत्वों की खोज हुआ तो इसके लिए जगह ही नहीं बचा। इन्होंने इतना स्पेस नहीं रखे थे कि जिसमें वो सभी तत्वों को रख सके। हल्की फुल्की स्पेस कुछ कुछ रखे थे। अब वो नए तत्वों की खोज होने लगा तो वो सब भर गए। फिर नए तत्वों की खोज हुआ, सब भर गए थे, तो अब रखेंगे कहाँ? तो इसीलिए आइसोट्रॉप के लिए इनके पास जगह ही नहीं था। तो इसलिए ये नियम फ्लॉप हो गया। अगला, यह नियम परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया था। ये जो नियम है वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया था। हमने बताया है ना, शुरू में ही बताया है कि तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के
आवर्तीय फलन होते हैं। देख लीजिए, तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्तीय फलन होते हैं। मतलब मतलब सीधी बात है, परमाणु द्रव्यमान पर ही निर्भर करते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि यह नियम परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया गया है। जबकि जबकि क्या बताया गया, जबकि बाद में पता चला कि गुण जो होता है, किसी भी तत्व का जो गुण होता है वो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। परमाणु द्रव्यमान पर किसी भी तत्वों का गुण निर्भर नहीं करता। किस पर करता है? परमाणु क्रमांक पर निर्भर करता है या परमाणु संख्या पर निर्भर करता है कि किस तत्व का क्या गुण होगा। समझ गए? तो ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं इरेज कर दे रहा हूं जिससे कि आपको लिखने में कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है ना? ये अच्छे से टाइपिंग किया गया है, आप इस सभी को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है? ये फिगर आपको बनाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। चलिए, आशा करता हूँ 5-5 नंबर वाले सभी क्वेश्चन को हम करा रहे हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो सब आप लिख रहे होंगे। ठीक है ना? अब मैं आपसे पहले ही कह दे रहा हूँ, इसमें मोस्टली जो चीजें हैं ना, सब याद करने वाला है। इसमें समझने के साथ साथ आपको सब याद करने पड़ेंगे। याद करने वाला जो टॉपिक होता है स्टूडेंटों को बहुत हार्ड लगता है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा। होता है ना कि ऐसे बेचैनी होने लगता है, अरे क्या ही करे, कैसे याद होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, आपको बार बार इन सभी का रिवीजन करना है। आपको पहले नोट डाउन कर रही है, समझिए, नोट डाउन कीजिए, अब बाद में धीरे धीरे करके आप इसका रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा। ठीक है? इंपॉर्टेंट है तभी हम करा रहे हैं, नहीं इंपॉर्टेंट होता ना तो मुझे भी शौक नहीं है दोस्त कि मैं आपको कराऊं। अगला जो हमारा आता है कि मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी लिखिए और इसकी विशेषताएं लिखिए। अब मेंडलीव की आधुनिक आवर्त सारणी क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसको भी हम समझा देते हैं। मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी है ना, मेंडलीव की आधुनिक जो आवर्त सारणी है, इसमें हमें सीधी बात यही बात बताया गया कि किसी भी तत्वों का, कोई भी तत्व है तो किसी तत्व का जो भौतिक गुण होगा या जो रासायनिक गुण होगा ना, किसी भी तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण होगा, वो उनके परमाणु, वो उनके किसके, वो उनके परमाणु क्रमांक के, वो उनके परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन होते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक पर निर्भर होंगे जी। किसी भी तत्व का भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन होते हैं। तो यही बात यहाँ पे देखिए, मेंडलीव के आधुनिक आवर्त सारणी में क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे लिखा गया है मेंडलीव की आवर्त सारणी को बाद में संशोधित करके, संशोधित मतलब ठीक करके, मेंडलीव की आवर्त सारणी को बाद में संशोधित करके आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया। आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया। इसमें क्या बताया गया, आधुनिक आवर्त सारणी का जो आधार माना गया वो किसको, परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु द्रव्यमान। किसी भी तत्व का जो आधार है वो परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु द्रव्यमान। आधार का मतलब किसी भी तत्व का जो भौतिक व रासायनिक गुण होगा वो उसके परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन होते हैं, ना कि परमाणु द्रव्यमान के। तो यही बात यहाँ पे लिख दिया गया है। आधुनिक आवर्त नियम हमें क्या दिया गया, आधुनिक आवर्त नियम में हमें बताया गया कि तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन होते हैं। किसी भी तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्तीय फलन होते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये बातें हैं जी, ये आप हमेशा याद रखिएगा कि तत्वों का जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है? तो यहाँ पे ये आप याद रखेंगे। मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, तो सबसे पहली विशेषताएं हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त 18 समूह है। आप समझ गए होंगे। अभी हमने बताया आवर्त का मतलब क्या होता है। आवर्त का मतलब इस तरीके से 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 1 7। तो इस तरीके से आवर्त का मतलब अभी हमने बताया था कि आवर्त का मतलब इस तरीके से होता है जी, ये 1 2 3 4
5 6 7 इस तरीके से। और समूह का मतलब, समूह का या वर्ग का मतलब अभी हमने बताया था कि 1 2 3 4 इस तरीके से जाते जाते 18 तक इसमें समूह होते हैं। ये आप याद रखेंगे ना। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है, जो अभी हमारे पास जो सारणी हम देखते हैं वो आधुनिक आवर्त सारणी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं या 18 वर्ग होते हैं। ठीक है। अगली बात याद रखेंगे कि एक ही समूह के तत्वों का रासायनिक गुण समान होता है। एक ही समूह के, देखिए एक ही समूह के मतलब एक ही समूह, ये हमारा एक समूह के तत्व है, ये हमारा एक ही समूह कहलाएगा। ये सभी हमारा एक समूह कहलाएगा कि नहीं। तो एक ही समूह के जितने भी तत्व होंगे वो सभी तत्वों का गुण जो होगा वो समान होगा। तो वही लिखा गया है, एक ही समूह के तत्वों के रासायनिक गुण समान होते हैं। अगली बात इन्हें लिखा गया है इसके गुण में कि इसमें धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व शामिल है। मतलब जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी में है, इसमें धातु भी तत्व होंगे, अधातु भी तत्व होंगे और उपधातु भी तत्व होंगे। ठीक है। अगली बात यहाँ पे बताया गया है कि तत्वों के गुणों में आवर्ती उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार होते हैं। मतलब तत्वों के गुणों में जो आवर्ती होती है, आवर्तीय मतलब रिपीटेशन होता है। रिपीटेशन मतलब तत्वों के गुण बार बार जब दोहराए जाते हैं तो वो उनके परमाणु क्रमांक के अनुसार होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सीधी बात कहें कि तत्वों का जो गुण होता है ना वो परमाणु क्रमांक पर ही निर्भर करता है, ये बात बताया गया। और यहाँ पे याद रखेंगे कि सारणी में एस पी डी और एफ ब्लॉक तत्व रखे गए हैं। जो आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी उसको 4 ब्लॉक में बांटा गया है। इस तरीके से मैं अगर बनाना चाहूं तो इस तरीके से आपकी कुछ सारणी होती है। इस तरीके से कुछ आपकी सारणी होती है। और ये आप याद रखेंगे कि इस तरीके से सारणी होती है, इसमें 2 ब्लॉक होते हैं, इसमें बहुत सारे इस तरीके से ब्लॉक होंगे और इसमें भी लगभग बहुत सारे इस तरीके से ब्लॉक होंगे और नीचे भी यहाँ पे 2 इस तरीके से होते हैं जी। ठीक है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि इसमें ये जो हमारा 2 कॉलम दिखाई दे रहा है इसे एस ब्लॉक कहा गया, इस वाले को जो है वो पी ब्लॉक कहा गया। अब बीच वाला जो ये पूरा हिस्सा है इसको हमने क्या कहा, इसको डी ब्लॉक हमने कहा। और ये जो नीचे 2 ब्लॉक दिखाई दे रहा है इसको हमने एफ ब्लॉक कहा गया। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस पी डी और एफ। ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि सारणी को एस पी डी और एफ ब्लॉक तत्वों में रखा गया है। स्क्रीनशॉट कहना पड़ेगा दोस्त, ले लीजिए। चलिए जी, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप स्क्रीनशॉट लेकर चल रहे हैं तो हाँ जी। चलिए, तो ये थे हमारे मैं सच में कहूँ ना कि आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत हार्ड हार्ड है और इसको मैं बहुत इजी वे में आपको समझा दे रहा हूँ। पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं, मुझे बहुत कसम से मैं दिल से कह रहा हूँ कि बहुत मुझे डाउट है जी। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि पता नहीं आप इतने आसानी से समझ पा रहे होंगे जिस तरीके से मैं आपको समझा पा रहा हूँ और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सच में आपको दिमाग में जा भी तो रहा है ना, जा रहा होगा तो अच्छी बात है। ये सब आपको लिखना पड़ेगा जी। ठीक है, ये सब लिखना पड़ेगा। चलिए, आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे तो सब लिख लीजिएगा। अगली बात यहाँ पे आता है, अगला जो हमारा बात आता है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अब एस ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, पी ब्लॉक तत्व, डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व। ये सभी ब्लॉक क्या क्या होते हैं, अब इनको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम कर देते हैं। तो पहले एस ब्लॉक तत्वों को हम समझते हैं। एस ब्लॉक तत्व मतलब क्या, कि वे तत्व जिनका परमाणु के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन एच कक्षक में भरते हैं उन्हें हम एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। सीधी बात कहा गया, वे तत्व जिनका परमाणु के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरते हैं उसे हम एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। सीधी बात कहा गया ना कि ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक जो है, ठीक है, जैसे कैसे बताएं, सीधी बात कह देना, ऐसे तत्व
जिनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस ब्लॉक तत्व में भरते हैं, उसे हम इस कक्षा में एस कक्षा में या एस ऑर्बिटल में भरते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं जी, उन्हें एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। शॉर्ट में मैं यहाँ पे परिभाषा एक लिख दे रहा हूं, ये थोड़ा सा मुझे भी कठिन लग रहा है। आप लिखेंगे वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्ष में भरता है, एस ब्लॉक तत्व कहलाता है। ठीक है, ये आप लिखेंगे कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरते हैं, उन सभी तत्वों को एस ब्लॉक तत्व हम कहेंगे। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि जैसे हम हीलियम का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो दो परमाणु क्रमांक होता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 1s2 हो जाएगा। तो देख लीजिए, इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कक्षा में एस कक्षा में भरा है ना, तो एस कक्षा में देखिए दो इलेक्ट्रॉन भर गए, तो अब आगे जाएगा ही नहीं। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो एस कक्षा में भरा है, तो इसीलिए ये जो तत्व होगा ये एस ब्लॉक तत्व का होगा। परंतु एस ब्लॉक तत्व का होना चाहिए ना, परंतु ये एस ब्लॉक तत्व का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक अक्रिय गैस है, इसे 8वें वर्ग में रखा गया है। ये एक अपवाद है जी, ये आप याद रखेंगे, इसलिए हमने पहले हीलियम का बताया है। हीलियम एक अपवाद है। ठीक है, जैसे एक मान लेते हैं हाइड्रोजन का हम बता रहे हैं, हाइड्रोजन का एक होता है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में एक परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक जितने होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन 1s1 हो जाएगा। तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में भरा ना, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक तत्व कहलाएगा। सीधी बात है जी, क्या कहलाएगा? एस ब्लॉक तत्व कहलाएगा। ठीक है, अदर और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि 1s2 2s2, जैसे कि हम ले सकते हैं 2p6 3s2, 2 4 6 10 10 तो 12, तो हीलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इस तरीके से हमारा जैसे हम मैग्नीशियम का एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का अगर हम भरेंगे तो पहले एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे ब्लॉक में एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2p6 आता है, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन भर गए, फिर 3s2 आ गया। तो देख लीजिए, इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो एस ब्लॉक में भरे गए हैं ना। तो ऐसे ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में भरते हैं, तो उन्हें हम एस ब्लॉक तत्व कहेंगे। सीधी बात है दोस्त। ठीक है, तो ये भी हमारा एस ब्लॉक, ये भी एस ब्लॉक ही हमारा कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि ये आप याद रखेंगे। जैसे अदर और भी हम एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सोडियम का एग्जांपल हम दे देते हैं। सोडियम का, सोडियम Na11 होता है। ये मैग्नीशियम का नहीं, सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम का Na11 होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में, फिर 2s2 हो जाएगा, फिर 2p6 हो जाएगा। तो 2 2 4 और 4 6 10 इलेक्ट्रॉन भर गए हैं, बचा है एक और इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 3s1 में भरेगा। तो देख सकते हैं कि जो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा के एस उपकोष में भरा गया है। तो एस कक्षक में भरा गया है ना, तो इसका मतलब ये जो तत्व होगा वो एस ब्लॉक तत्व का होगा। तो वे तत्व जिनका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है एस कक्षक में भरते हैं, तो उन्हें हम एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। समझ गए? तो ये सीधी बात है जी, ये आप लिख लेंगे, और ये दो एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिएगा। अगला आता है इनकी मुख्य विशेषताएं। सबसे पहली बात कि इनका संयोजक इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में पाए जाते हैं। इनका संयोजक जो इलेक्ट्रॉन है ना, जोड़ा इलेक्ट्रॉन, वो एस कक्षक में ही पाए जाएंगे। दूसरी बात, ये सामान्यतः धातु होते हैं। जो एस ब्लॉक का तत्व होता है वो सब लगभग धातु ही होते हैं। ठीक है, अगली बात आप याद रखेंगे, ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, मतलब किसी से भी क्रिया कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं।
क्यों क्रियाशील होंगे? क्योंकि इनका लगभग जो कक्षाएं होंगी ना वो खाली होंगी, मतलब भरी हुई नहीं होंगी, इसीलिए। अगला आता है ये विद्युतीय रूप से धनायन होते हैं। इनका विद्युतीय रूप क्या होता है? धनात्मक होते हैं। अगला आता है यह अच्छे क्या होते हैं? यह अच्छे रेड्यूस रिएक्टेंट होते हैं, मतलब ये एक अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ठीक है ना। अगला आप याद रखेंगे, अगला आता है कि इनका यौगिक प्रायः आयनित होते हैं। इनके जो यौगिक होते हैं वो प्रायः आयनित होते हैं, मतलब आयनों में टूटे हुए रहते हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। और ये कौन, आप जो हमारा एस ब्लॉक तत्व है, ये समूह समूह एक और दो होते हैं। समूह एक और दो जो होंगे वही हमारे एस ब्लॉक तत्व कहलाएंगे, उसके अलावा और कोई भी नहीं। ये आप याद रखेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अभी हमने केवल एस ब्लॉक तत्वों के बारे में जाना है। अब हम समझ लेते हैं पी ब्लॉक तत्व। अब पी ब्लॉक तत्व क्या कहेंगे तो मैं यहीं पे बता दे रहा हूं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में, अगर हम पी कक्षक में प्रवेश करता है, तो पी कक्षक में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पी ब्लॉक तत्व कहेंगे। अगर हमसे कहा गया डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है, डी कक्ष में प्रवेश करता है, तो उसे हम डी ब्लॉक तत्व कहेंगे। एफ ब्लॉक तत्व का मतलब वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है, तो उसे हम एफ ब्लॉक तत्व कहेंगे। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार हम कहेंगे। तो यही बात हमने यहाँ पे पी ब्लॉक तत्व में लिखा है, ठीक। क्या हमने लिखा है जी? कि वे तत्व जिनका परमाणु के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन पी कक्ष में भरते हैं, तो उनके हम क्या पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। सीधी बात, उत्तर यहाँ पे आप परिभाषा लिखना चाहें शॉर्ट में तो आप लिख लीजिएगा वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्ष में भरते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहते हैं, पी ब्लॉक तत्व कहते हैं जी। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी कक्ष में प्रवेश करते हैं उसे पी ब्लॉक तत्व कहते हैं। जो यहाँ पे याद रखेंगे, समूह 13 से लेकर समूह 18 तक के तत्वों को तत्व आदि, समूह 13 से लेकर समूह 18 तक के जितने भी तत्व होंगे वो सभी हमारे क्या होंगे? ये हमारे पी ब्लॉक तत्वों के होंगे। जैसे कि बोरॉन हो गया, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। कैसे? जैसे कार्बन का ले लेते हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो इसको अगर हम देखें तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। अब फिर क्या बचा? दो दो 4 इलेक्ट्रॉन तो भर गए, अब बचा क्या है? 6 में से 4 भर गए तो बचा 2 है ना, तो 1s2 2s2 और 2p, अब 2 ही हमारा यहाँ पे भरेंगे। 2p 6 होता है बट 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो 2 ही ना भरेंगे जी। तो देख सकते हैं इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्ष में प्रवेश किया है, तो इसीलिए हम p ब्लॉक तत्व कहेंगे। जैसे नाइट्रोजन का अगर हम ले लेते हैं, नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 1s2 2s2 और 2p क्या होगा? 3 होगा। इसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन देखेंगे p कक्ष में प्रवेश किया है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? p ब्लॉक का तत्व ही कहलाएगा, ठीक है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं समझ लीजिए। इसकी मुख्य विशेषताएं में पहला याद रखेंगे कि इनमें धातु, अधातु और उपधातु सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसमें धातु भी होता है, अधातु, उपधातु सभी प्रकार के तत्व इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अगली बात आप याद रखेंगे कि इनका संयोजक इलेक्ट्रॉन पी कक्ष में होता है, मतलब इनका संयोजी जो इलेक्ट्रॉन होगा, साथ जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन, वो भी पी कक्ष का ही होगा, पी कक्ष में होते हैं। अगला, इनकी क्रियाशीलता अलग अलग होती है, इनकी क्रिया करने की क्षमता अलग अलग होती है। अगला, यह ससंयोजक यौगिक बनाते हैं। ये कौन सा यौगिक बनाते हैं जी? ये सभी जो मिलकर ससंयोजक यौगिक बनाते हैं। इनके यौगिक गैसीय, द्रव और ठोस किसी भी अवस्था में हो सकते
तो हम यही कह रहे हैं कि इनका यौगिक जो है गैसीय अवस्था में, द्रव अवस्था में और ठोस अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में पाई जा सकती हैं। आपको एक काम करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और मेरा एक सभी से सजेशन रहेगा कि ये वाला शॉर्ट परिभाषा लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा, यही याद कीजिए। अगर ऊपर वाला भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऊपर वाला ही याद कर लीजिए, ये थोड़ा किताबी लैंग्वेज है जी, ठीक है, अदर कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं? तो वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करता है उसे हम डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो क्या हम लिखेंगे इनकी परिभाषा शॉर्ट में कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्ष कक्ष डी कक्ष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में प्रवेश करता है उसे हम डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो यही बात यहाँ पे किताबी लैंग्वेज में थोड़े लिखा गया है कि वे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में प्रवेश करता है, वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहें या वे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में प्रवेश करता है उसे हम डी ब्लॉक तत्व कहा जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। डी ब्लॉक जो तत्व होता है वो वर्ग वर्ग या समूह 3 से लेकर 12 तक के तत्वों को हम कहते हैं जी। एग्जाम्पल में जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सब उसी के एग्जाम्पल हैं जी। ठीक है, अगला आता है विशेषताएं। अब इनकी मुख्य विशेषताएं समझने से पहले कॉपर इसको समझ लेते हैं, आयरन को। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपर कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। तो 29 इसका अगर हम निकालें तो 1s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़े तो 1s2, 2s2, सॉरी 2p6, 3s2, फिर 3p हमारा 6 हो जाएगा, 4s2 हो जाएगा, 10 10 20, 4s2 और 3d क्या हो जाएगा, 3d और फिर हमारा हो जाएगा 9। ये आप देख सकते हैं कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। तो देख लीजिए, 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20 और 20 9 29। तो उस 29 इसका परमाणु क्रमांक होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और इसका अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षक में भरा है जी? डी कक्ष में भरा है कि नहीं? इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में भरा है। तो यही तो बात कह रहे थे कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्ष में प्रवेश करता है उसी को हम डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो ये आप एग्जाम्पल में कॉपर का लिख सकते हैं। ठीक है, अगला आप याद रखेंगे इसकी मुख्य विशेषताएं में कि इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। कौन सा तत्व? संक्रमण तत्व। अगली बात आता है कि ये सामान्यतः धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं, मेटल होते हैं। यह रंगीन यौगिक बनाते हैं, मतलब अलग अलग रंगों वाले यौगिकों का निर्माण करते हैं। अगली बात ये आता है कि इन्हें एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, मतलब इनमें जो तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या एक से अधिक होती है। ठीक है ना, एक से अधिक अधिक ऑक्सीकरण अवस्था ये दर्शाते हैं। अगली बात, ये अच्छे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, मतलब सीधी बात कहे ना तो ये अच्छे हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उत्प्रेरक मतलब जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं, वही उत्प्रेरक है जी। इनका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है, मतलब इनकी गलाने की क्षमता या इनको हम कह सकते हैं कि इनकी क्वथनांक करने की क्षमता, ये सभी क्या होता है? बहुत अधिक होता है, मतलब आसानी से इसको हम पिघला नहीं सकते। ठीक है, तो ये बातें हैं जी। स्क्रीनशॉट आप ले लें, ले लिए ना? ठीक है, अगला हमारा आता है ए ब्लॉक तत्व। तो इनका क्या कहेंगे? वे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन
एफ कक्षा में प्रवेश करता है उसी को एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो वही लिखा गया है कि वे तत्व जिनके परमाणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्ष में, एफ कक्ष कहे या एफ ऑर्बिटल में प्रवेश करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। ठीक है, अगला आता है उदाहरण, जैसे कि लेंथेनॉइड है, सीरियम है, ल्यूटीशियम है, एक्टिनोइड है, ये सभी क्या है जी, ये सब एफ ब्लॉक तत्वों के ही क्या है, एग्जाम्पल है। तो आशा करता हूं कि आप इन सभी को याद रखेंगे। जब ए ब्लॉक तत्व आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, जिसमें हमने लेंथेनॉइड श्रेणी, एक्टेनॉइड श्रेणी, ये सब क्लास 12th में जब आप जाएंगे ना तो केमिस्ट्री में हम पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में एक चैप्टर का नाम है डी तथा ए ब्लॉक के तत्व, तो उसको हम पढ़ाएंगे, तो उसमें हम बताएंगे जी। क्लास 11th में केवल बेसिक चीजें जान लीजिए कि ए ब्लॉक तत्व मतलब वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षक में प्रवेश करता है उसे हम एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों के उदाहरण याद रखेंगे, लेंथेनॉइड श्रेणी में जो सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक होता है, एक्टिनॉइड श्रेणी में थोरियम से लेकर एलआर तक होता है, ये सब आपके हो जाएंगे जी। मुख्य इसकी विशेषताएं आप याद रखेंगे, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले इन्हें हम इन्हें हम क्या कहते हैं, आंतरिक संक्रमण तत्व, आंतरिक संक्रमण तत्व या अंत संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्व या अंत संक्रमण तत्व भी कहा जाता है एफ ब्लॉक तत्व को। अगला, ये अत्यधिक क्या होता है, अधिकांश धातु ही होते हैं, मेटल होते हैं, और यह उच्च विद्युतीय चालक होते हैं, मतलब विद्युत धारा को अपने अंदर धारण करने वाले ये चालक होते हैं। इनके यौगिक रंगीन और प्रायः रेडियो धर्मिक होते हैं, मतलब इनके जो यौगिक होंगे रंगीन भी होते हैं और रेडियो धार्मिक भी होते हैं। ठीक है, और इनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, क्यों, क्योंकि इनके अधिकतम जो परमाणु के कक्ष होते हैं वो खाली होते हैं, इसलिए ये अत्यधिक दुर्बल पृथ्वीय धातु होते हैं। ठीक है ना, ये अधिकतर क्या होते हैं, दुर्लभ, मतलब बहुत ही कम पृथ्वी में मिलने वाले पृथ्वीय धातु होते हैं। ठीक है, ये तत्व बहुत कम पृथ्वी में पाए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्त कि आज हमने जो आपको इम्पोर्टेंट, आपको जो हमने टॉपिक कराए हैं ये सब आप समझे होंगे। देखिए, मैं चाह रहा था कि आपको इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करा दूं, जो हमने कराया भी। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कुछ आवश्यक बातें। सबसे पहली बात ये आप याद रखेंगे कि इस चैप्टर के जो भी टॉपिक है ये सब लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन अधिकतर हार्ड स्टूडेंटों को लगता है। तो मुझे भी थोड़ा डाउट है आज कि पता नहीं आपको कितना समझ में आया है या नहीं आया है। बशर्ते आपको जो भी समझ में आया है, आप हमें कमेंट सेक्शन में अगर समझ में आया है तो आप लिख दीजिएगा यस सर, हमें अच्छे से समझ में आ गया। नहीं आया है तो ये भी आप हमें अपनी राय जरूर दे दीजिएगा कि हमें सर समझ में नहीं आया, जिससे कि और भी बेहतर तरीके से मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो अपनी राय, अपनी जो बातें हैं, जो आप हमें खुलकर ऑफलाइनिंग में बोल सकते थे, बट अभी ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में आपके कमेंट सेक्शन माध्यम है, तो उससे आप कमेंट करके हमें बताइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इससे पहले के चैप्टरों का आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। सबसे खास बात, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे जब हम वीडियो लाएंगे इंपॉर्टेंट वन शॉट का इसके आगे के चैप्टरों का, तो वो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। हम आपकी क्लास 11 का बेहतर तैयारी करा रहे हैं, तो अच्छे तरीके से हम कराएंगे ही, पूरी मेहनत करेंगे हम, आप भी मेहनत जरूर कीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।